किसी से भी कुछ भी बात कर लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि पैसा कमाना स्टार्ट किया, इन्वेस्ट करो। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो 5 साल के लिए, कि जितना पैसा इकट्ठा किया था वो एक झटके में चला जाएगा अगर आपकी जॉब चली गई या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। तो आपके पोर्टफोलियो में मोमेंटम होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए और वैल्यू होना चाहिए। ये तीनों अगर आपके पोर्टफोलियो में है ना, किसी भी इकोनॉमिक साइकिल में 3 में से 2 स्टाइल्स तो चल जाएगी। आई एम अ वेरी प्रोमिनेंट सपोर्टर कि आपको पैसा खर्चा करना चाहिए, बट थोड़ा सा पैसा इंक्रीमेंटली स्टेप अप कीजिए, वो ही पैसा आप फ्यूचर में एंजॉय करेंगे। क्या करोगे करोड़ों रुपए जमा करके जब आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। और हाउ डू आई मैनेज माई गोल्स? इतने बड़े बड़े गोल्स हैं जिसमें सब में ही खर्चे बहुत सारे हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा? तो सबसे पहले तो आप देखिए, अगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं कीर्तन शाह, जिनको हम एक एक्चुअल केस स्टडी देंगे, एक 26 ईयर ओल्ड पर्सन की, और सारे ही उनके पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। उनके एक्सपेंसेस क्या है, उनके गोल्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट कॉर्पस क्या है, करंट सेविंग्स क्या है, कौन सा हेल्थ प्लान उनके पास है, कौन सा टर्म प्लान उनके पास है या नहीं है। एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या उन्होंने सही तरीके से अपना फ्यूचर प्लान किया हुआ है, या फिर उनको करना है तो कैसे करना चाहिए, और व्हाट ऑल आर द इन्वेस्टमेंट्स दैट ही शुड बी एमिंग एट। और क्या हम जो एक्चुअल में गोल्स फिगर आउट करते हैं हमारे लाइफ में आने वाले 5 साल 10 साल में, वैसे ही जैसे इस पर्टिकुलर केस स्टडी में हम देखेंगे क्या वो अचीवेबल है या नहीं है। सो विद दिस आई वेलकम यू कीर्तन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू द एंटायर केस स्टडी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो द पर्सनस नेम इज नमन कोठारी। ही इज 26 ईयर्स ओल्ड। अभी उनकी 18 लाख की सैलरी है एनुअली। इन हैंड कुछ 1,20,000 के आसपास आता है, एंड देयर इज नो बोनस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो ईयर के एंड में आता है। ही इज इन बैंगलोर राइट नाउ, सो टियर 1 सिटी में है। देन ही इज़ अ डेवलपर, HD2 है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 26 साल के करंटली है। तो जब से कॉलेज से निकले तब से डेवलपमेंट ही कर रहे हैं। इंडस्ट्री में 4 साल से है, 2 साल से एग्जिस्टिंग कंपनी में, और 2 साल दूसरी कंपनी में थे। NPS का जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी नहीं है, उन्होंने ऑप्ट आउट किया हुआ है। हेल्थ कवर है लेकिन कॉर्पोरेट वाला है, विच इज़ अप टू 5 lakhs, एंड वो साल के बाद ही रिन्यू होता है। सो दैट इज़ देयर, नो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज सच। एंड देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंटर हियर दैट उनके जो पेरेंट्स है, दे हैव अ बिजनेस ऑफ देयर ओन, सो वो डिपेंडेंट नहीं है नमन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ एनी एक्सपेंसेस दैट दे नीड टू इंकर। ना अभी है, ना शायद रिटायरमेंट के बाद होंगे। ओवर द लास्ट 4 years उन्होंने काफ़ी अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली है। जो सैलरी आती थी उसका काफ़ी अच्छा पोर्शन सेव करके इक्विटी मार्केट्स में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। सो उन्होंने अपने फ्रेंड्स फैमिली से कुछ कुछ फंड्स के नाम पूछे थे, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। सो 13,20,000 का करंट कॉर्पस है। ये एग्जिस्टिंग वैल्यू है आफ्टर वॉट एवर इंक्रीमेंट्स दैट हैव हैपेंड। सो उसमें से 3 अलग अलग फंड्स में द अमाउंट इज पार्क्ड। 6.7 लाख निफ्टी इंडेक्स फंड में पार्क्ड है, 3.5 लाख क्वांट स्मॉल कैप फंड में पार्क्ड है, 3 लाख एक्सिस के ब्लू चिप फंड में पार्क्ड है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया हुआ है। सो दैट इज एग्जिस्टिंग सिचुएशन। मुझे लगता है कुछ पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं इसके स्टडी में, कुछ पॉइंटर्स थोड़े से है ही नहीं, इफ़ आई वर टू से। और एक्सपेंसेस और गोल्स का भी एक कॉलम बना हुआ है। सो आई विल वॉक यू थ्रू द एंटायर केस स्टडी, उसके बाद आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। सो एक्सपेंसेस में देर आर 4 to 5 मेजर हेड्स दैट वी सी। पहला रेंट है, कुछ 25,000 का रेंट महीने का भी वो देते हैं, तो सालाना 3 लाख हो जाता है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस कुछ 4,000 है पर मंथ, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 48,000 एनुअली। देन ऑन रेगुलर फूड, ग्रोसरीज एंड ऑल दोज थिंग्स 5,000 ऑन अ मंथली बेसिस है, सो 60,000 एनुअल हो जाता है। एंड देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ही लाइक्स टू ट्रैवल, सो करीबन 1.5 से 1.25 लाख वो ट्रैवलिंग में खर्च करते हैं एज अ बैचलर राइट नाउ। एंड he has some gym memberships, some OTT memberships, all those including कुछ 50,000 का खर्चा वहाँ होता है, और महीने की 15,000 की शॉपिंग वगैरह, बाहर जाना, खाना पीना, ये सब करते हैं। तो ईयरली 1,80,000 में ट्रांसलेट हो जाता है। इसमें से ट्रैवलिंग और मेंबरशिप के ही ऐसे 2 एक्सपेंसेस है जो मैंने आपको ईयरली बेसिस पे बताया, बाकी सब मैंने आपको मंथली और एनुअल बेसिस पे बताया। सो मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस करीबन 50,000 के आसपास है, और एनुअल एक्सपेंसेस करीबन 4,88,000 के आसपास है। अब इसके अलावा कभी फ्रेंड्स की कोई बर्थडे होती है, फैमिली की कोई मेंबर्स की कोई बर्थडे होती है, तो वहाँ पे स्पेंड हो जाता है। कुछ गिफ्ट खरीद लिया किसी के लिए, एंड सो फोर्थ। सो वो एक्सपेंसेस हमारे पास सेंस ऐसे नहीं है कि आते ही रहते हैं, तो हमने उनको देखा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी फॉर्चुनेट इनफ टू नो हिज गोल्स। सो काफ़ी क्लैरिटी था उनको अपने गोल्स को लेके। सो 3-4 गोल उन्होंने लिस्ट डाउन कराया है, प्रायोरिटी भी बताई है। सो वन इज़ टू हैव अ वेडिंग एट द एज ऑफ 30। तो इतनी ज़्यादा बड़ी वेडिंग नहीं चाहिए, बट डिसेंट वेडिंग चाहिए, फॉर विच ही वांट्स टू फंड हिमसेल्फ।
सो उसके लिए 25 लाख जितना ऑफ कॉर्पस उनको चाहिए। 35 की उम्र तक एक घर लेने का सोचा उन्होंने, तो जिसका करंट वैल्यू 1,25,00,000 है। आई डू नॉट नो जब वो 35 के हो जाएंगे 9 साल बाद कितना क्या होगा। रिटायरमेंट वो चाहते हैं कि 55 की एज पे उनको मिल जाए, बट उनको वो पता नहीं है कि मेरे को एग्जैक्ट नंबर कितना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो कितना सेव करे क्या करे, दैट ही इज क्लूलेस अबाउट। एंड स्लोली ग्रेजुअली ही वांट्स टू स्टार्ट टेकिंग 2 ट्रिप्स, एक छोटा ट्रिप इंडिया में आसपास कहीं पे और एक बड़ा ट्रिप कहीं इंटरनेशनल। सो उसका करीबन खर्चा उन्होंने 4 लाख जितना सोचा है। 1 लाख छोटे ट्रिप के लिए और 3 लाख बड़े ट्रिप्स के लिए। सो इनमें से प्रायोरिटी सबकी हाई है अपार्ट फ्रॉम द ट्रिप पार्ट, वेयर इट्स मीडियम टू हाई, कि दो में से चलो एक ट्रिप भी हो गया तो ही विल बी वेरी हैप्पी। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन राइट नाउ। अब आई एम क्लूलेस कि इसमें क्या शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है, किसके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी करनी चाहिए, किसके लिए डेट में जाना चाहिए, कैसे पक करें। सो योर इनिशियल फीडबैक और योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर केस। कुणाल, थैंक यू सो मच मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। अनफॉर्चुनेट है कि एवरीबडी अराउंड टॉक्स ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग। आप किसी से भी कुछ भी बात कर लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि पैसा कमाना स्टार्ट किया, इन्वेस्ट करो। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो 5 साल के लिए, और आपने तकरीबन 5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। आपकी जॉब चली गई या आप हॉस्पिटलाइज हो गए, तो क्या ये 5 लाख रुपये आपके लिए इनफ है? द आंसर इज़ प्रॉबली नो, राइट? तो आपने 5 साल मेहनत करके जितना पैसा इकट्ठा किया था वो एक झटके में चला जाएगा अगर आपकी जॉब चली गई या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले आपके रिस्क का ध्यान देना है, उसके बाद अगर आपके पास पैसा पैसा बचता है तब जाकर आप इन्वेस्टिंग पर फोकस करेंगे। इसी केस से रिलेटेड 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको शायद या ऑडियंस को प्रॉब्ली थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो नमन की मंथली एक्सपेंस तकरीबन 50,000 रुपये है। सबसे पहला काम नमन को ये करना है कि उसे एटलीस्ट बेयर मिनिमम 6 महीने तक की इमरजेंसी कॉर्पस की प्लानिंग करनी है। 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए उनको कम से कम सबसे पहले सेव करने, टू मेक श्योर कि कल उठ के अगर उनकी जॉब चली जाती है तो ऐसा ना हो कि उनके पास रेंट भरने के भी पैसे ना हो या खाने के भी पैसे ना हो। तो आप सबसे पहले 3 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे किसी एक आर्बिट्राज फंड में या बैंक के सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, लिक्विड फंड में, कहीं पर भी। क्योंकि देखिए इस पैसों पे आपको 1% ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है इज इमटेरियल। ये आपको इतना लिक्विड चाहिए कि आज पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कल आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको 3 लाख रुपया नमन इकट्ठा करना पड़ेगा इमरजेंसी कॉर्पस के लिए। दूसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट में जो है आपका मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है नमन 2 गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी मेडिकल की कवरेज बहुत कम है। 5 लाख रुपया आज, सॉरी आई एम सेइंग दिस, पर मेडिकल बिल्स में कुछ नहीं है, राइट? और मैं इतने सारे क्लाइंट्स को देखता हूँ, उनकी फैमिली में ये सिचुएशंस देखता हूँ, मुझे पता है आज एक इंडिविजुअल या एक फैमिली को कम से कम 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम चाहिए, राइट? और ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए के मेडिक्लेम से जब आप 25 लाख रुपए के मेडिक्लेम पे जाते हो तो आपका प्रीमियम का कॉस्ट 5 गुना हो जाता है। आपका प्रीमियम 20% से बढ़ता है। तो 10,000 वाला या तो 12 साढ़े 12,000 में आपको 25 लाख में कवर दे देगा, पर आपको चाहिए 25 लाख। दूसरी गलती मुझे ऐसा लग रहा है नमन कर रहे, वो है कि वो कॉर्पोरेट प्लान पे डिपेंडेंट है। तो मान लीजिए कल आपने कंपनी चेंज कर दी और उस कंपनी के पास कॉर्पोरेट प्लान नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपने कंपनी चेंज कर दी, राइट? और उस कंपनी के पास अगर कॉर्पोरेट प्लान नहीं है और आपकी एज भी बढ़ गई है, तब आप लेने की कोशिश करोगे तो आपका प्रीमियम भी महंगा हो जाएगा, राइट? तो दूसरी चीज़ मेरा सजेशन ये है कि कॉर्पोरेट प्लान अगर 5 लाख रुपया है तो आप दूसरा एक 20 लाख रुपए का पॉलिसी ऐड कीजिए, पर आपके पास तकरीबन 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम होना ही चाहिए। और तीसरी चीज़, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो उसके पहले, राइट? नमन के पास आज कोई डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उनके फादर नमन पर डिपेंडेंट नहीं है या उसके कोई भी फैमिली मेम्बर नमन पर डिपेंडेंट नहीं है। पर जैसे नमन का एक गोल है कि उनको आज से 4 साल बाद शादी करनी है। अब 4 साल बाद जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो महंगा मिलेगा, राइट? और अगर आज आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते, दो आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, पर क्योंकि आप शादी करने वाले हो और कल डिपेंडेंट्स होंगे,
बेस्ट है कि आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ में टर्म इंश्योरेंस ले पाए वो बेस्ट है। आज अगर नमन की ईयरली सैलरी तकरीबन 18 लाख रुपए है, तो नमन को कम से कम 1.8 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि थंब रूल ये है कि आपकी एनुअल सैलरी का 10 गुना पैसा आपका टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है इमरजेंसी कॉर्पस, मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस, ये 3 आप एक बार सबसे पहले सेट कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए। एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने कहा 3 लाख इमरजेंसी फंड में पार्क करना चाहिए, और इमरजेंसी फंड में नाम ही इमरजेंसी है, तो क्या मेरे को मेरे 13,20,000 के कॉर्पस में से विड्रॉ करके पार्क करना चाहिए या फिर आने वाले 5-6 महीने में एक्यूमुलेट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आइडियली ये सब इक्विटी फंड्स बहुत लिक्विड है, राइट? तो अगर आप देखें कि आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग रहा है उस पर, या फॉर सम रीज़न मार्केट्स क्योंकि अच्छे नहीं हैं, तो ये प्रॉबेबली सही टाइम नहीं है पैसा निकालने के लिए। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो इस 13-20 में से मत निकालिए, क्योंकि आपको वर्स्ट केस सिचुएशन अगर ज़रूरत पड़ी, तो ये लिक्विड आप कभी भी निकाल पाओगे। आइडियली ट्राई कीजिए अलग से दूसरा 3 लाख रुपया सेव करने का, सो दैट ये इन्वेस्टिंग आपकी हिले नहीं किसी भी सेंस में। करेक्ट। सो और हाउ डू आई मैनेज माई गोल्स? मतलब जैसे अब मेरे पास 4 इतने बड़े बड़े गोल्स हैं जिसमें सब में ही खर्चे बहुत सारे हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा? तो सबसे पहले तो आप देखिए, अगर हम मैरिज की बात करें, तो अगर नमन 25 लाख रुपया इकट्ठा करना चाहता है और आज से 4 साल बाद शादी है, और मैं अज्यूम करूँ कि 12% रिटर्न इक्विटी में निकल जाएगा। देखिए, क्योंकि 4 साल का समय आप मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रोक पाएंगे, तो आपको फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड्स के थ्रू ही एक्सपोजर लेना पड़ेगा इक्विटी में। तो 12% मेरे हिसाब से एक फेयर एक्सपेक्टेशन है, और उतना प्रॉबेबली बन जाएगा मार्केट से। तो आपको तकरीबन 41,000 रुपीज़ की एसआईपी करनी पड़ेगी हर महीना, और अगर मैं 12% अज्यूम करूँ, तब जाकर आपको प्रॉबेबली 4 साल में 25 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा आपके मैरिज के लिए। तो आपके पास जो जो शायद 1,20,000 रुपये की आपकी इनकम है, जिसमें से 50,000 का खर्चा हो जाता है हर महीना, आपके पास 70,000 रुपया जो बचता है, उसमें से 41,000 रुपीज़ तो आपकी मैरिज प्लानिंग में ही चले जाएगा पहले 4 साल के लिए। सो इसमें कीर्तन, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं फंड में पार्क कर रहा हूँ, तो क्या हमने जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसको कंसिडर किया है या फिर उसको टच नहीं, नहीं किया? ये वाले गोल के लिए जिसमें 41,000 रुपीज़ हर महीना एसआईपी में जा रहा है, इसके लिए मैंने कोई भी एग्जिस्टिंग फंड को कंसिडर नहीं किया है। मैंने एग्जिस्टिंग फंड को कंसिडर किया है उनकी हाउस प्लानिंग के लिए, क्योंकि हाउस प्लानिंग में जो कॉर्पस रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ा है, और उसमें ये 13,20,000 रुपीज़ मैंने एडजस्ट कर दिया है। एंड फॉर एग्जांपल सब लोग कहते हैं कि इक्विटी में जब जाइए जब आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे जो वेडिंग है वो 4 साल में है, तो इज 4 ईयर लॉन्ग इनफ एन होराइजन? विच इज़ वाई आई सेड कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में पार्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। आपको लार्ज कैप्स और फ्लेक्सी कैप में पैसा रोकना पड़ेगा, जो लार्जली लार्ज कैप फंड्स है। तो अगर लार्ज कैप में आप निवेश कर रहे हो, तो 3-4 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन ठीक है, लॉन्ग टर्म ठीक माना जा है। सकता है। सो वेडिंग इज लगभग सॉर्टेड। अब आप 3 गोल्स और हैं हमारे पास, तो हाउसिंग, रिटायरमेंट या फिर ट्रिप्स, आप पहला कौन सा लेना चाहेंगे? हाउसिंग लेते हैं। ओके। हाउसिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज नमन को जो घर खरीदना है वो तकरीबन 1,25,00,000 रुपए का है। करेक्ट। पर अगर आप 1,25,00,000 के हिसाब से प्लान करोगे, तो 9 साल बाद जब आपको घर चाहिए, आपको शॉर्टफॉल होगी, राइट। क्योंकि हाउस का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा हर साल। राइट। तो मान लीजिए अगर मैं बेयर मिनिमम 6% भी हाउसिंग कॉस्ट इंक्रीमेंट गिनूं, तो आपका 1,25,00,000 रुपए का घर 6% से इंक्रीज होकर आज से 9 साल बाद तकरीबन 2,20,00,000 रुपया हो जाएगा। देखिए, आइडियली 2,20,00,000 रुपया आपको एक साथ इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि आप हाउसिंग लोन लेंगे, राइट? तो आपको 20% डाउन पेमेंट ही देना है। राइट। तो अगर मान लीजिए 20% डाउन पेमेंट तकरीबन 50 लाख रुपया हो जाता है, राइट। तो हमें एक्चुअली में 50 लाख रुपए का प्लानिंग करना है Right. आज। तो अगर नमन के पास आज जो 13,20,000 रुपए है, उस पूरे कॉर्पस को मैं इस गोल में अलाइन कर दूं, राइट। तो आपके पास 13,20,000 है, आपको 50 लाख रुपए की प्लानिंग करनी है, और आपके पास 9 साल है। राइट। तो आपको एडिशनल 7,000 रुपए की एसआईपी और करनी पड़ेगी,
अगर मैं 12% का रिटर्न पकड़ूं तो ओके, तब जाकर आपका 13,20,000 प्लस 7,000 का एसआईपी हर महीना 50 लाख रुपया हो जाएगा, जिससे आप अपने घर की डाउन पेमेंट कर पाएंगे। करेक्ट। सो इसमें सिंस मेरा होराइजन 9 साल है, तो क्या मैं फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड से हट के स्मॉल मिड कैप में जा सकता 100% आप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। क्योंकि अगर आप देखें स्मॉल कैप्स में इंडिया में 8 साल का एक साइकिल प्ले आउट होता है। इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन अगर 8 साल रुक जाओगे एक स्मॉल कैप फंड में, तो आपको एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे, राइट। मिड कैप में वो टाइम फ्रेम 5-6 साल है। तो अगर आपके पास 9 साल है, आप लार्ज मिड स्मॉल तीनों में इन्वेस्टमेंट्स कर तो सकते हैं। अभी इसमें जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत बार देखते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल अपन ने कुछ लार्ज कैप फंड वेडिंग में भी सोचे थे, तो यहाँ पे अब मैं जो लार्ज कैप फंड ले रहा हूँ फॉर माय हाउसिंग गोल, तो क्या ये लार्ज कैप फंड और वो लार्ज कैप फंड सेम होना चाहिए या फिर इट कैन बी सेम डिफरेंट? होना चाहिए मेरे Okay. हिसाब से। आपका कॉर्पस कितना भी बड़ा हो, ओके, आपको 4 या 5 फंड से ज्यादा फंड्स की जरूरत ही नहीं है। ओके, आप 4 या 5 फंड्स में आप करोड़ों रुपए की प्लानिंग और सही डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं ओके। अपने पोर्टफोलियो में। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लार्ज कैप, सिंस लार्ज कैप में हम बहुत बार देखते हैं कि फंड मैनेजर्स को बहुत मुश्किल होती है इंडेक्स को बीट करने के लिए, तो लार्ज कैप का आपके हिसाब से मीनिंग इंडेक्स फंड ही हुआ या फिर स्टिल दे शुड गो फॉर एक्टिव लार्ज कैप फंड्स? सी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लार्ज कैप में इंडेक्स फंड्स में जा सकते हो, तो आपके पास एग्जिस्टिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निफ्टी इंडेक्स फंड है, राइट, उसे कंटिन्यू कीजिए। ओके, पर होता क्या है ना, मेरे हिसाब से जब मैं पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, मैं 3 चीज़ों का ध्यान देता हूँ लार्जली। क्योंकि मेरे पास इनफ एंड मोर डेटा पॉइंट्स है पिछले 15-20 सालों का कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। और वो स्ट्रैटेजी ये है कि आपके पास अगर 8 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप अपना पैसा इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड कर लीजिए। ओके, इससे होता ये है, हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन जो रिस्क है वो लार्जली लार्ज कैप जितना होगा। आपको सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि 33% मेरा मिड में और 33 स्मॉल में है, फिर भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मेरा या रिस्क कैसे मेरा लार्ज होराइजन कैप की वजह जितना से हो जाता है। होराइजन की वजह से। तो मेरा रिस्क लार्ज कैप जितना होगा और मुझे रिटर्न्स मिड कैप जितने मिल रहे हैं, ओके, राइट। तो ये पोर्टफोलियो एग्जैक्टली वही करता है जो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट में, कि रिस्क कम लगे और रिटर्न ज़्यादा मिले। Okay. तो आपका रिस्क लार्ज कैप का है और आपका रिटर्न मिड कैप का है, Okay. राइट। तो ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया हम देखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं कि आप ट्राई कीजिए कि जो पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो आप, उसमें आप 3 स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग्स को भी ऐड कर लीजिए। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो में मोमेंटम होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू होना चाहिए। ये तीनों अगर आपके पोर्टफोलियो में है ना, तो किसी भी इकोनॉमिक साइकिल में 3 में से 2 स्टाइल्स तो चल जाएगी, फ्लेवर में होगी, तो उससे आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। ग्रोथ और मोमेंटम साथ में काफी लाइकलीहुड है कि चल जाएंगे। एग्जैक्टली, Right. राइट। तो आइडिया ये है कि आप 4-5 फंड्स का पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाएं कि आपका पैसा इक्वली डिवाइडेड है लार्ज मिड स्मॉल में और इक्वली डिवाइडेड है ग्रोथ मोमेंटम वैल्यू में, ओके, राइट। सो अगर फंड्स की बात करें जिसमें नमन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो लार्ज कैप में आप निफ्टी वाला फंड तो कंटिन्यू कीजिए, ओके, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है जो मोमेंटम वाला पार्ट आप प्ले करना चाहते हो वो आ जाएगा, करेक्ट, राइट। उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड ले लीजिए जो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लीमेंट कर लेगा, ओके, राइट। अब आपके पास जो क्वांट स्मॉल कैप है वो अच्छा फंड है, उसे कंटिन्यू कीजिए, बट दैट इज ऑल्सो वेरी मोमेंटम बेस्ड, Right. राइट। तो इन पूरे इक्वेशन में आपके पास ग्रोथ कुछ नहीं है और मिड कैप भी नहीं है, तो आप कोटक का एक इमर्जिंग फंड ऐड कर लीजिए, ओके, जिससे मिड कैप भी आ जाएगा और ग्रोथ एलिमेंट भी आ Correct. जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि आपके पास 9 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, 10% पैसा आप नैस्डैक के ETF में या इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली S&P 500 का परफॉर्मेंस देखें, 60% ऑफ S&P 500 परफॉर्मेंस इज ड्रिवन बाय नैस्डैक स्टॉक्स, राइट। तो अगर आपके पास एक नैस्डैक का एक्सपोजर हो जाता है, तो थोड़ा सा एक ग्लोबल एलिमेंट जो आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। नैस्डैक का आई थिंक मोतीलाल का एक फंड है। मोतीलाल का बड़ा अच्छा फंड है। ओके, तो आप ये 4-5 फंड में अगर पैसा अच्छे से डिवाइड कर लेते हो, तो आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन जो डाइवर्सिफिकेशन पे चाहिए वो मिल। सो 70,000 का सेविंग था हमारे पास, उसमें से 41,000 आपने वेडिंग के लिए यूज़ करवा दिया एंड 7,000 आपने हाउसिंग गोल के लिए करवा दिया, तो अभी भी मेरे पास 20-22 हज़ार रुपये बचे हैं। तो आइडियली व्हाट शुड आई डू विद दिस? देखिए, और 2 गोल्स पेंडिंग है। इसमें से प्रायोरिटी है आपका रिटायरमेंट वर्सेस ट्रैवल। तो पहले रिटायरमेंट
पे बात करते हैं। अब आज आपकी एक्सपेंस 50,000 रुपया हर महीना है, उसमें से 25,000 रुपया आपका ईएमआई है। तो ईएमआई सॉरी रेंट है। अब ये रेंट कॉस्ट आपके पास नहीं होगा आज से 9 साल बाद, राइट बट आई एम अज्यूमिंग कि आज से 9 साल बाद आपके खर्चे इन जनरल भी बढ़ जाएंगे। राइट तो थियोरेटिकली देखूं तो मुझे सिर्फ 25,000 का कॉस्ट कंसिडर करना है, पर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाता हूँ और 50,000 का पूरा कॉस्ट कंसिडर करता हूँ। ओके क्योंकि अगर खर्चा ज़्यादा लिया है और आप कम खर्चा करोगे, यू विल बी मोर कंफर्टेबल देन द अदर वे राउंड। तो मान लीजिए अगर आपकी आज 50,000 रुपये महीने की कॉस्ट है, राइट, एक्सपेंस है, और आप आज से तकरीबन 29 ईयर्स बाद रिटायर होने वाले हो, तो मैंने कुछ मैथ की हुई है, तो 6% इन्फ्लेशन पे आपका खर्चा तकरीबन 32.5 लाख रुपीस हो जाएगा ऑन अ ईयरली बेसिस। ऑन अ ईयरली बेसिस। ओके इसका मतलब कि आप रिटायर हो जाओगे एट 55, उसके बाद आपको पहले साल 32.5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने Right. के लिए। अब मैंने लिया है कि आपको ये रिक्वायरमेंट और 25 सालों तक होगी, करेक्ट राइट। पर क्योंकि 32.5 आपको पहले साल में चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं आएगा। करेक्ट पर उसके सामने दूसरी ये एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि शायद आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंस कम हो जाएगा, ओके राइट, जो आपके रिटायरमेंट के पहले तक था। आप शायद जितना पैसा पेट्रोल में यूज करते थे गाड़ी के लिए या शॉपिंग के लिए जाते थे, वो भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं इन्फ्लेशन को लाइफस्टाइल कॉस्ट के सामने निगेट कर देता हूँ, तो आपको 32.5 लाख भी मिला अगर हर साल आज से 25 सालों के लिए, तो प्रॉबेबली आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे, ओके राइट। अब इस कैलकुलेशन को मैं 2% पे कर रहा हूँ कि आपको 32.5 लाख रुपीस हर साल चाहिए, तो उसके लिए रिटायरमेंट पे कितना कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा। राइट और ये मैं कैलकुलेशन 2% पे इसलिए कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा एक इन्फ्लेशन का एलिमेंट भी आ जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे, और इंटरेस्ट रेट्स तो बहुत कम होंगे तब। तो ये दोनों एलिमेंट में अकाउंट फॉर हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेशन 2% पे कर रहा हूँ। ओके तो 32.5 लाख आपको हर साल चाहिए 25 सालों के लिए रिटायरमेंट के बाद। 2% पे आपको कितना कॉर्पस चाहिए? आपको तकरीबन चाहिए 6.5 लाख एस कॉर्पस, 6.5 करोड़ एस कॉर्पस। राइट तो अगर 55 की एज पे आपके पास 6.5 करोड़ एस कॉर्पस है, तब जाके अगर आप उसे इन्वेस्ट करेंगे और आपको 2% मिलेगा पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन, राइट, तो आपको 32.5 लाख हर साल मिलेगा 25 सालों के लिए। ओके अब अगर आपको 6.5 करोड़ इकट्ठा करना है जब आप 55 के हो जाओगे, तब जो 29 ईयर्स आपके पास बाकी है, 12% अजम्पशन पे आपको फिर भी 23,000 रुपीस की एसआईपी करनी पड़ेगी। पर है हमारे पास, अगर इफ एक्चुअल नंबर भी देखें तो 22,000 है हमारे पास। करेक्ट। तो आपकी टोटल एसआईपी रिक्वायरमेंट इज 41 प्लस 7 प्लस 23 विच इज 71, जो आपके एक्सपेंसेस के बाद बचने हुए पैसों से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। तो और एक सजेशन नमन के लिए ये है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थंब रूल है कि आपके पास जितना पैसा है उसका मैक्सिमम 30% आपका खर्चा होना चाहिए, मैक्सिमम 30% आपकी ईएमआई होनी चाहिए, और बाकी का 40% सेव होना चाहिए। तो अगर आपके पास 1,20,000 रुपए है, उसके हिसाब से 30% इज 36,000 अ मंथ, राइट। तो आपको टिपिकली 36,000 रुपीज में ट्राई करना है कि आप अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस सब मैनेज कर पाए। 49,000 इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, क्योंकि अगर उसे आप रिड्यूस नहीं करेंगे तो ये गोल्स में दिक्कत होगी। ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट ये है कि हर साल उनकी इनकम बढ़ेगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा। आज से 5 साल बाद उनको ये शायद चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी एसआईपीज भी बढ़ा पाएंगे, स्टेप अप करेंगे, तो गोल्स मैनेज हो जाएंगे। बट एज अ थंब रूल ट्राई कीजिए कि 30, 35, 40% में आपका खर्चा मैनेज हो जाए। तो बेसिकली जैसे आज जो सिनेरियो है उसके हिसाब से हम अगर ये थंब रूल लगा रहे हैं तो इतना उनको सेव करना पड़ेगा। बट मान लीजिए अगले साल वो वापस आते हैं अपने पास एंड हम लोग इसी को वापस रिव्यू करते हैं एंड वी सी दैट हिज सैलरी हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। बैंगलोर में एक डेवलपर का 20% सैलरी बढ़ना इज नॉट अबनॉर्मल, मतलब बढ़ जाता है। सो द मोमेंट दैट हैपेंस एंड दैट वन इन हैंड सैलरी ऑफ 1.2 lakh goes to say for example 1.44 lakhs और 1.5 lakhs, ऑटोमेटिकली चीज़ें फॉल हो जाती है प्लेस में। 100%। तो इन आर केस मुझे लगता है कि हमने कंजर्वेटिवली काफ़ी चीज़ें बना ली, तो ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ से अपसाइड आता है वो हमारी लाइफस्टाइल में हमको इंक्रीमेंट गेन्स दे देता है। हमारे फॉर एग्जांपल ट्रिप वाला पार्ट है, उसको गेन देता है। तो अभी हमने ट्रिप वाले एलिमेंट को पूरा निकाल दिया ऐसा है। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट इट,
सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें ये है कि आपने आज के आपकी इनकम पे कॉन्जर्वेटिवली सब प्लान कर लिया है। राइट। आज की आपकी इनकम पे सब प्लानिंग हो चुकी है हम्म। या हो सकती है। तो कल उठकर जब आपको इंक्रीमेंटल पैसा मिल रहा है और आपका खर्चा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है वो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएगा। राइट, दैट इज द मनी दैट यू हैव अवेलेबल विथ यू, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो किसी गोल से अलाइन नहीं है। वो आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको हेल्प करेगा, एडिशनल पैसा। करेक्ट करेक्ट। सो एक फॉर नाउ नमन के पास जो 1.5 लाख रुपए ट्रैवलिंग के है, जो पहले से हमने सोच रखे थे वो है, वो एडिशनल 2.5 लाख रुपए नहीं है, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। अगले साल से शायद वो आ सकते हैं। करेक्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग दैट नमन नीड्स टू कीप इन माइंड, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ आपको माइंड में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है साइकोलॉजिकली स्टिक करना भी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। सी बहुत डिफिकल्ट है टू स्टिक ऑन दिस बिकॉज ही इज गोइंग टू बी कंप्लीटली हैंड टू माउथ। राइट। आप बोल रहे हो आपके पास 71,000 रुपीज बचते हैं महीने के एंड में, और आपको तो 72,000 रुपीज की SIP करनी है, तो ये पहले साल उस नमन को बहुत डिफिकल्ट लगेगा। बट प्लीज अज्यूम एंड अंडरस्टैंड कि कल जाकर जब ये आपकी 1,20,000 रुपए की जो महीने की सैलरी है वो ग्रो होकर 1,35, 1,40, 1,50 हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एडिशनल पैसा बचेगा कंफर्ट के लिए। राइट। अब टिपिकली लोग गलती ये कर जाते हैं कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है और आपके पास वो इंक्रीमेंटल सेविंग्स है, आप उससे लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हो। अब लुक, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय मत कीजिए। इनफैक्ट आई एम समबडी हु बिलीव्स कि आपको पैसा खर्चा करना चाहिए जब आप पैसा बनाते हो और जब आप पैसा खर्चा कर सकते हो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डाइंग रिच? क्या करोगे करोड़ों रुपए जमा करके रिटायरमेंट पे, जब आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। तो आई एम अ वेरी प्रोमिनेंट सपोर्टर कि आपको पैसा खर्चा करना चाहिए, बट उस थिन लाइन को मेंटेन कीजिए कि आप पूरा इंक्रीमेंटल पैसा आपकी लाइफस्टाइल में नहीं डाल रहे हो। थोड़ा सा पैसा इंक्रीमेंटली स्टेप अप कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो वेल्थ क्रिएशन आपको करके देगा वो ही पैसा आप फ्यूचर में एंजॉय कर पाओगे। और आई थिंक डाउन पेमेंट भी वो 20% की जगह हम ज़्यादा कर पाएंगे, Correct, सो बहुत absolutely. ज़्यादा लिबर्टी मिल जाएगी। 100%। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड फाइनेंशियल प्लान। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइनेंशियल प्लान हमने नमन के लिए बनाया, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी पॉइंट्स रिलेट करेंगे, तो क्या उनको एज अ ब्लूप्रिंट इसको लेना चाहिए और खुद भी अप्लाई कर देना चाहिए? 100%। आई थिंक 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। अगर आप और मैं दूसरी बार भी पॉडकास्ट करेंगे तो आपको ये सेम थॉट प्रोसेस दिखेगा मेरे एंड से। पहला है कि आपको इमरजेंसी कॉर्पस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लेस में लाना है। राइट। उसके बाद इन्वेस्टिंग पे फोकस कीजिए। राइट। तो इमरजेंसी कॉर्पस मिनिमम 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए। कहीं पर भी इन्वेस्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न मत ढूंढिए इसमें। मेडिक्लेम, इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 4, 25 लाख कम से कम आपको चाहिए। राइट। मैं फैमिली ऑफ 2 हूँ, मेरे पास 1 करोड़ है। वो डिपेंड करेगा, बट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आपको 5 लाख में नहीं होगा काम। टर्म इंश्योरेंस आपको 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी चाहिए ही चाहिए, और उसे हर 5 साल में रिवाइज कीजिए, क्योंकि हर 5 साल में आपकी इनकम इंक्रीमेंटली बढ़ गई होगी पर आपका टर्म इंश्योरेंस कम पड़ जाएगा। राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी के बाद आप गोल्स पे आइए। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई भी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर आपको और भी कुछ कहने वाला है जो हमने आज डिस्कस नहीं किया। थैंक यू सो मच कीर्तन। आई थिंक बहुत सारे लोगों को एक ब्लूप्रिंट तो मिल गया कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि सब लोग थर्ड स्टेप पे जंप करते हैं गिवन द कंटेंट दैट इज अराउंड म्यूचुअल फंड्स, SIP, SWP ऑन सोशल मीडिया। तो सब लोग थर्ड स्टेप पे जंप करते हैं और वो करने लग जाते हैं। रिटर्न्स भी मार्केट से अच्छे आ रहे हैं तो सब लोग और ज़्यादा चेस करते हैं उसको, बट फाइनेंशियल प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू अचीव द गोल्स। So thank you so much for taking out time and shooting this with us. Thank you so much for having me.